हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू वन अदर वीडियो। इस बार का जो इंग्लिश का वीडियो होगा इसमें लास्ट वीडियो में जैसे कि रह गया था कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करना, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो देख लिया है उनको पता होगा कि हमने 2023 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन किया था पूरा, और साथ ही साथ डिस्कस किया था कि आने वाले एग्जाम की प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी और आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू ओनली फोकस ऑन द कॉम्प्रिहेंशन जो कि पूछा गया था लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये साइंस और रिलीजन पे बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन है, और पहले ही 3 वर्ड्स आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन किस पे बेस्ड है। कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने से पहले ज़रूर चेक कर लिया करें कि उसके नीचे उस पे बेस्ड कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। उनके लिए जिनके लिए इंग्लिश को समझना या इतना सारा रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जिनको बहुत टाइम लगता है इतना रीडिंग को टाइम देना, वो लोग ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस को चेक कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज करके एक अप्रोच ली गई है, जिसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल आया है, दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ईजी पूछे गए हैं, बट साइंस और रिलीजन को मिक्स कर दिया गया है। जहाँ साइंस आना चाहिए वहाँ रिलीजन लिख दिया, जहाँ रिलीजन आना चाहिए वहाँ साइंस लिखकर क्वेश्चन को पुट अक्रॉस किया गया, जिसमें जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये वाला स्टेटमेंट भी कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा था, और जब आप दूसरा पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये वाला ऑप्शन भी कॉम्प्रिहेंशन में इस स्टेटमेंट में है। बट हम ये भूल जाते हैं कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन रीड करे थे तो ये स्टेटमेंट मैंने साइंस के लिए पढ़ा था और ये वाला स्टेटमेंट मैंने रिलीजन के लिए पढ़ा था, तो वो डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। Whenever the passage is easy, जब भी कभी पैसेज ईजी होता है तो एनालिसिस के लिए जो भी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं एनालिसिस करने का मौका ज़रूर देते हैं स्टूडेंट्स को कि आप एनालिसिस करके अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और जब पैसेज डिफ़िकल्ट होता है तो क्वेश्चंस ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में कि क्वेश्चंस इजी आते हैं, आमतौर पर ऐसे ही होता है। तो अब ये वाला जो पैसेज है ये एक मिक्स्ड पैसेज है, इसमें कुछ वोकैबुलरी है और बाकी पैसेज सिंपल है क्योंकि वो साइंस और रिलीजन पे बेस्ड है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और उसको आधा घंटा लगने वाला है या 15 मिनट लगने वाले इस पैसेज को सिर्फ रीड करने में, बेटर है कि आप अटेम्प्ट ना करें। बट मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में टाइम अपना वेस्ट कर देंगे तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस आए हैं और बाकी जो 8 क्वेश्चंस हैं वो आप छोड़ देंगे, तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप अपना फोकस डाइवर्ट करें, अपना फोकस उन 8 क्वेश्चंस की तरफ लगाएं जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा और आपको आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी सीख लें तो बहुत डिफ़िकल्ट है भी नहीं कॉम्प्रिहेंड करना, पैसेज को एक ओवरव्यू लेना और उसके बाद पैसेज को रीड करके उसके आंसर्स को अटेम्प्ट करना। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जैसे ही आप कॉम्प्रिहेंशन देखें तो पहले आप एक ओवरव्यू लें, एक सरसरी निगाह डालें कि इस कॉम्प्रिहेंशन में किस पे बात की गई है। जहाँ जहाँ पर भी आप देखेंगे साइंस रिलीजन लिखा हुआ है, साइंस इस पे बात करता है, रिलीजन इस पे बात करता है, हर जगह पे पूरे में साइंस और रिलीजन लिखा हुआ है, दैट मीन्स पैसेज इजी है, साइंस और रिलीजन पे बेस्ड है। उसके बाद जब आप नीचे जाएं तो ये ज़रूर देख लें कि नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज करेक्ट, यानी कि इसमें से बाकी इनकरेक्ट होंगे और कोई एक करेक्ट होगा, तो आपको सिर्फ उतना ही चेक करना है पैसेज में जाके। दिस मेक्स द टास्क ईजी। ये तो टास्क को और ईजी बना देता है, क्योंकि जब आपको सामने सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट पैसेज में ऑलरेडी मेंशन्ड है कहीं ना कहीं और वर्ड टू वर्ड मेंशन्ड है। सिर्फ हो सकता है साइंस रिलीजन का आगे पीछे कर दिया गया हो, वही इस क्वेश्चन में किया गया। और जो सेकेंड क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, जो सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए एक सेकेंड, ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं।
या सेकेंड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रोवाइड मटेरियल कंफर्ट्स टू पीपल इन केस ऑफ साइंस। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वो रीजंस देखने हैं कि पैसेज के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे रीजंस है जिससे कि एक मटेरियल कंफर्ट मिलता है इन केस ऑफ साइंस लोगों को। तो बस आप ये पढ़ेंगे, पैसेज अगर रीड किया होगा आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई वोकैबुलरी नहीं है, कोई सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछा गया है, कुछ भी एनालिसिस करने का नहीं पूछा गया है, तो क्वेश्चंस इजी आए हुए हैं। अब आते हैं पैसेज पे। तो पहले मैं पैसेज रीड करूंगी, उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने पूरा पैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ हिंट्स में वोकैब एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अभी। लेट्स रीड द पैसेज वंस। चलिए पैसेज देख लेते हैं पहले। साइंस एंड रिलीजन, द टू टर्म्स हैव कम टू सिग्निफाई अ म्यूचुअल एंटेगनिज्म। द टू, बार बार दो की बात हो रही है, साइंस और रिलीजन की। इट इज कॉमनली डिक्लेयर्ड आर पोल्स अपार्ट, तो दोनों पोल्स अपार्ट है। देयर स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी एंड देयर मेथड्स डिफर वाइडली, सो मच सो दैट दे आर कंसिडर्ड टू बी इररिकंसाइलेबल। तो इतना डिफरेंस है कि उनको इररिकंसाइलेबल बोला गया। On the face of it, science or religion appear to be the two opposite poles of man's consciousness. Science is basically concerned with the material world, सबको पता है. Its efforts are directed towards unraveling the how of reality. तो अगर आप देखें तो अभी तक अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो एक वर्ड आया हुआ है irreconcilable, उसके बाद एक वर्ड आया हुआ है unraveling, और जो कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. देन अगर आप आगे बढ़ते हैं यू विल फाइंड देयर आर सम वर्ड्स जो थोड़े से डिफिकल्ट है, बाकी सारे ही आपको इजी मिलेंगे, तो आप पैसेज पढ़ सकते हैं इजीली. Unraveling the how of reality while religion is concerned with the why of reality. Easy है, line again. Science deals with analyzing tangible entities into its minutest parts and then arrives at conclusions about the way in which tangible realities are organized. लेकिन science जबकि analytical है, religion takes the ultimate reality for granted. रिलीजन फॉलो करता है मेटाफिजिकल पाथ को, और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ फेथ एंड इट इज दिस फेथ विच इज द बेसिस ऑफ द रिलीजियस मैन्स एट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजाइन और मीनिंग फॉर द रियलिटी. फिर उसके बाद मोड्स ऑफ एक्शन जो है दोनों के डिफरेंट होते हैं. साइंस इस पर रिलाई करता है, वेयर एज रिलीजन जो है वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है. एनी रिलीजियस एक्सपीरियंस चाहे किसी का भी हो इज मार्क्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी, और साइंस जो है वो सब्जेक्टिव उस पर चलता है. ठीक है, सॉरी, इस पर्सनल एंड सब्जेक्टिव, और साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पे चलता है. उसके बाद साइंस बेनिफिट्स मैनकाइंड बाय प्रोवाइडिंग मटेरियल कंफर्ट्स, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको अगर याद होगा तो, और 2-3 स्टेटमेंट्स हम रीड कर चुके हैं जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस में थी. The frontiers of science do not end in knowledge but are extended to the formation of appliances for actual use. So basically जितना भी हम एक overview ले रहे हैं पैसेज का, तो आपको गॉड से रिलेट करके रिलीजन के बारे में बात हो रही है, और साइंस, एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस की बात हो रही है विद एविडेंस, विद प्रूफ, इस तरीके की बात की जा रही है. सिर्फ एक ओवरव्यू लें पैसेज का, डू नॉट वेस्ट मच टाइम इस तरीके के पैसेजेस में. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वोकैबुलरी, वो भी तब जब आपको कोई स्टेटमेंट को समझने में डिफिकल्टी हो रही हो. अगर आपको एक ओवरव्यू से वो स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है तो वोकैब पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है भी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा. सिर्फ आपको एनालाइज करना है पैसेज को, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करनी है और सीधे क्वेश्चंस पे आ जाना है. लेकिन अगर पैसेज डिफिकल्ट है तो उसकी वोकैबुलरी समझने की ज़रूरत पड़ती है. हो सकता है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में 3-4 वर्ड्स ऐसे हो जो आपको समझ में ना आ रहे हो, तब थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इस समय आपका पैसेज ईजी आया हुआ है. ओके, सो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे. पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपके साथ में कुछ वोकैबुलरी शेयर कर ले रही हूँ जिससे कि पैसेज आपके लिए और इजी हो जाएगा. आई अंडरस्टैंड कि अभी मैंने आपसे बोला कि वोकैब पे ज़्यादा फोकस मत करिए, बट यहाँ पे हम एग्ज़ाम रूम में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. डिस्कशन में हमारी जितनी वोकैब बूस्ट हो सकती है, जितनी स्ट्रांग हो सकती है, उतना तो हम करेंगे ही ट्राई. तो इसलिए पहले हम वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे. हो सकता है कुछ नए वर्ड्स आप इस पैसेज से सीख जाएं जो आपके आगे फ्यूचर में या कहीं पर एग्जाम में किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त काम आ जाए. सो लेट्स सी द वोकैबुलरी नाउ. वोकैब में थोड़ा सा देखते हैं, ट्राई करते हैं समझने का कि क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं. साइंस एंड रिलीजन.
The two terms have come to signify a mutual antagonism. Okay, antagonism क्या होता है? जैसे protagonist और antagonist होता है ना, protagonist का मतलब एक positive character है और antagonist का मतलब negative वाला होता है, जिसको आप अगर group discussion के topics में देखें तो hero versus villain वाला जो character जो लोग play करते हैं उसको protagonist और antagonist, और protagonist main character भी होता है किसी भी story का, किसी भी movie को देख रहे हैं आप तो उसमें भी होता है। तो एंटागनिज्म उसी से रिलेटेड वर्ड है, एंटागनिस्ट से। एंटागनिज्म का मतलब है एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, एक ऐसी फीलिंग जिसमें बहुत ज़्यादा डिसलाइक है, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, उसको बोलते हैं एंटागनिज्म। तो दोनों जो टर्म्स हैं दे हैव कम टू सिग्निफाई एक म्यूचुअल एनमिटी है दोनों में। साइंस और रिलीजन एक ही पाथ पे आगे नहीं बढ़ते हैं, इसीलिए एक म्यूचुअल है, एंटागनिज्म है। इसका मतलब एक दोनों के बीच में एक एनिमिटी, एक फीलिंग ऑफ डिसलाइक, एक ऐसा सॉर्ट ऑफ यू नो दोनों में डिफरेंस है। द टू इट इज कॉमनली डिक्लेयर्ड आर पोल्स अपार्ट। इसी लाइन को जस्टिफाई करते हुए नेक्स्ट लाइन है कि दोनों को कॉमनली डिक्लेयर, मतलब इट इज कॉमनली डिक्लेयर्ड कि ये दोनों ही पोल्स अपार्ट है, दोनों ही बिल्कुल ही अलग अलग है। Their spheres of activity and their methods differ widely. Religion के methods, religion की जो सिखाता है वो teachings बिल्कुल अलग होती हैं, और science जिस पे चलता है experiment base पे वो बिल्कुल different होता है। तो उसके methods differ करते हैं, उनकी जो activity के जो spheres हैं, जो एरिया है वो भी बहुत डिफर करता है। So much so, इतना ज़्यादा डिफर करता है that they are considered to be irreconcilable. इतना ज़्यादा डिफर करते हैं कि वो दोनों जो हैं वो इनकम्पैटिबल है। मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स लिख दिए हैं, जैसे कि एक फ्रेज भी आपको याद हो जाएगा, एट ऑड्स बोल सकते हैं आप, दोनों ही एट ऑड्स हैं, और या फिर दोनों इनकम्पैटिबल है, जिनका जो एक दूसरे से कोई भी तालमेल नहीं बैठ सकता है, उस वर्ड को इररिकंसाइलेबल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट। स्टार्टिंग में ही हो सकता है किसी को समझ में ना आए कि ये एक फ्रेज है, हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े पैसेज के एनालिसिस में, बट लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या होता है। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब है फ्रॉम ओनली व्हाट इज नोन एट फर्स्ट। पहली बार में जो आप जैसे फर्स्ट अपीयरेंस होता है किसी का, उस तरीके से पहली बार में जो चीज पता चलती है। सो ऑन द फेस ऑफ इट, फेस को देखकर ऊपरी ऊपरी जो चीज पता चलती है उसके बारे में बोला जा रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट यानी फ्रॉम ओनली व्हाट इज नोन एट फर्स्ट, साइंस एंड रिलीजन अपीयर टू बी द टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैन्स कॉन्शियसनेस। एक मैन के कॉन्शियसनेस के वो दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की जो इंसान जब सोचता है और साइंस के हिसाब से सोचेगा तो बिल्कुल अलग सोचेगा, रिलीजन बेस्ड कंसिडर करेगा किसी चीज़ को तो बिल्कुल अलग कंसिडर करेगा। साइंस इज बेसिकली कंसर्न्ड with the material world. Its efforts are directed towards unraveling the how of reality. तो साइंस जो है वो मटीरियलिस्टिक जो वर्ड है उस पर कंसर्न्ड होता है, और उसके जो एफर्ट्स हैं वो डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स अनरावल करना। अनरावल एक वर्ब है, ठीक है, और अनरावल का सेकेंड थर्ड फॉर्म भी बन जाएगा, अनरावल्ड हो जाएगा। उसी का जो आईएनजी फॉर्म है उसको यूज़ किया गया है अनरावलिंग। कोई थ्रेड फंस जाए, कोई चीज़ है जो टैंगल हो जाए और उसको अनटैंगल करना हो, खोलना हो, अलग अलग थ्रेड को करना हो, उसको भी कहते हैं अनरावल करना। और अगर आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं उसको भी कहते हैं अनरावल करना। तो आप अनरावल कर सकते हैं किसी चीज़ की मिस्ट्री को, या किसी मिस्ट्री को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करके कोई सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो अनटैंगल। तो फिजिकली लिटरल वर्ड का मीनिंग समझे तो लिटरल मीनिंग वही हुआ कि थ्रेड्स आपस में उलझ गए और उनको आप अनटैंगल कर रहे हैं, तो उसको आप अनरावल कर रहे हैं। सो साइंस जो है उसके जो एफर्ट्स हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अनरावलिंग द हाउ ऑफ रियलिटी, कि ये कैसे हुआ है, हाउ ऑफ रियलिटी। वाइल रिलीजन जो कंसर्न्ड होता है वो होता है वाई ऑफ रियलिटी, कि ये क्यों हुआ है। तो रियलिटी है लेकिन किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, उस पर साइंस काम करता है, क्यों हुआ है उस पर रिलीजन काम करता है। साइंस डील्स विद एनालाइजिंग टैंजिबल एंटिटीज इनटू इट्स माइन्यूटेस्ट पार्ट्स। माइन्यूटेस्ट
छोटे से भी छोटा, बिल्कुल छोटा। सो एनालाइज करने में डील करता है टैंजिबल। टैंजिबल और इनटैंजिबल पता होगा। टैंजिबल वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स, वो एंटिटीज जो छुए जा सकते हैं, फील किए जा सकते हैं। सो जो भी टचेबल है, जो भी रियल है, इमेजिनरी नहीं है, वो टैंजिबल है। सो टैंजिबल एंटिटीज इनटू इट्स माइन्यूटेस्ट पार्ट्स and then arrives at conclusions about the way in which tangible realities are organized। तो साइंस पहले एनालाइज करता है उन चीज़ों को जिनको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके बाद उनके कंक्लूजन पे आता है कि किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया। वाइल साइंस इज एनालिटिकल, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हैं साइंस में हर चीज़ का। रिलीजन टेक्स द अल्टीमेट रियलिटी फॉर ग्रांटेड। तो रिलीजन जो है वो रियलिटी जैसी है उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। रिलीजन फॉलोज द मेटाफिजिकल पाथ। सो मेटाफिजिक्स वो स्टडी है जिसमें आप रियलिटी का फंडामेंटल नेचर स्टडी करते हैं। सो रिलीजन जो है वो मेटाफिजिकल पाथ को फॉलो करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ फेथ, and it is this faith which is the basis of the religious man's attribution of a design or meaning for the reality। so religion जो है वो एक मेटाफिजिकल पाथ को फॉलो करता है जिसमें गॉड का कॉन्सेप्ट आता है, गॉड में ट्रस्ट, बिलीव होता है गॉड में, एंड इट इज़ अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ फेथ। तो भगवान पे जितना विश्वास है, जितना फेथ है, उसी पे बेस्ड रिलीजन है। सो उस पे बेस्ड होता है और वो ही फेथ है विच इज़ द बेसिस ऑफ द रिलीजियस मैंस एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूट्स समझते हैं कोई पर्सन की कुछ क्वालिटीज़, उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स, किसी चीज़ के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पर्सन के भी हो सकते हैं। सो उस रिलीजियस, जो एक ऐसा पर्सन जो बहुत रिलीजियस है, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका फेथ गॉड में कितना है, और उसी हिसाब से उसकी रियलिटी की मीनिंग डिज़ाइन होती है। सेकेंड पैरा है इस पैसेज का। द मोड्स ऑफ एक्शन आर डिफरेंट इन साइंस एंड रिलीजन। तो दोनों के जो मोड्स ऑफ एक्शन हैं वो डिफरेंट होते हैं। साइंस रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट, सबको पता है कि साइंस एक्सपेरिमेंट पे रिलाई करता है, वेर एज रिलीजन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो धीमे धीमे करके लाइफ की रियलिटी से जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो ही रिलीजन बन जाता है आपके लिए, और साइंस एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। एनी रिलीजियस एक्सपीरियंस वेदर इट इज क्राइस्ट और रामाकृष्णास इज पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो अगर जो कि, चाहे आप क्राइस्ट की बात करें, चाहे रामकृष्ण की बात करें, कोई भी रिलीजियस एक्सपीरियंस होगा वो सबका अलग अलग होता है, सबका पर्सनल है। आप अपनी लाइफ में रिलीजन बेस्ड क्या चीज़ें देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, और कोई और क्या देखता है, दैट इज़ डिफरेंट। इज पर्सनल एंड सब्जेक्टिव, तो वो सब्जेक्टिव होता है, आपके ओपिनियंस पे बेस्ड होता है, इमोशंस पे, फीलिंग्स पे बेस्ड होता है। यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस पे बेस्ड होता है, और वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। साइंस ऑन द अदर हैंड इज मार्क्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। तो जो सब्जेक्टिव नहीं है वो ऑब्जेक्टिव है। तो साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पे बिलीव करता है। थियरी हैज़ टू बी कोरॉबरेटेड बाय टैंजिबल प्रूफ। किसी भी थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए कोरॉबरेट वर्ड है, वर्ब है, CO और यहाँ पे RR 2 बार यूज होगा, फिर उसके बाद एक सिंगल R यूज होगा, कोरॉबरेट, जिसका सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है कोरॉबरेटेड। सो थियरी हैज टू बी कोरॉबरेटेड। यहाँ पे हम अगर वैलिडेटेड कर दें तो उसका सेकेंड थर्ड फॉर्म बन जाएगा। वैसे कोरॉबरेट का मीनिंग होता है टू वैलिडेट समथिंग। तो थ्योरी को प्रूफ के साथ वैलिडेट करना पड़ता है, कोरॉबरेट करना पड़ता है टैंजिबल प्रूफ के साथ। टैंजिबल एंटिटीज अभी आपने पढ़ा था, उसी तरीके से टैंजिबल प्रूफ जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस प्रूफ के साथ थ्योरी को कोरॉबरेट करना पड़ता है। साइंस बेनिफिट्स मैनकाइंड बाय प्रोवाइडिंग मटीरियल कंफर्ट्स। साइंस जो मैनकाइंड को बेनिफिट करता है वो मटीरियल कंफर्ट्स देकर बेनिफिट करता है। द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, ओके, फ्रंटियर्स का जो मतलब है वो फ्रंटियर एक तो बॉर्डर के लिए भी यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ के, और फ्रंटियर का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, फील्ड में अचीवमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, साइंस के जो अचीवमेंट है, डू नॉट एंड इन नॉलेज बट आर एक्सटेंडेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अप्लायंसेस फॉर एक्चुअल यूज़।
तो साइंस वहीं पे ख़त्म तो नहीं हो जाता कि सिर्फ आपने नॉलेज गेन कर ली और साइंस का काम ख़त्म हो गया। साइंस का काम क्या है, जब आपने नॉलेज गेन कर लिया है उसको कहीं ना कहीं पे अप्लाई करना। दे आर एक्सटेंडेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अप्लायंसेस, अप्लायंसेस बनते हैं और आप उसको एक्चुअली में यूज़ करते हो और साइंस आपको किसी ना किसी तरीके से आपके डेली लाइफ में हेल्प करता है और आपको कंफर्ट देता है। साइंस, इट हैज़ बीन समवॉट अनफेयरली चार्ज्ड, कल्टिवेट्स द मटीरियलिस्टिक थिंकिंग। तो साइंस जो है उसको थोड़ा बहुत अनफेयरली चार्ज किया गया है, saying that it cultivates the materialistic thinking। तो हमारे अंदर cultivate का मतलब होता है किसी चीज़ को acquire करना, अपने अंदर ग्रो करना। जैसे क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं फार्मर्स, उसी तरीके से आप अपने अंदर किसी स्किल को, किसी नॉलेज को अक्वायर करते हैं तो आप कल्टिवेट कर रहे हैं। सो वो हमारे अंदर एक थिंकिंग को कल्टिवेट करता है साइंस। हाउएवर इट हैज़ टू बी एडमिटेड that the mental attitude promoted by religion is entirely different, while the basis of scientific progress is unbridled। okay, यहीं पर रुक जाते हैं because statement काफ़ी लंबा जा रहा है। However, it has to be admitted that the mental attitude promoted by religion is entirely different। तो ये एडमिट करना पड़ेगा कि जो मेंटल एटीट्यूड है, जो रिलीजन प्रमोट करता है, एक मेंटल एटीट्यूड एक पर्सन के अंदर, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। while the basis of scientific progress इज अनब्राइडल्ड, मैंने ऊपर लिख भी दिया, अनकंट्रोल्ड या अनरिस्ट्रेन्ड क्यूरियोसिटी एंड करेजियस एंडेवर। तो साइंस, साइंटिफिक प्रोग्रेस जितनी भी होती है उसमें बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है जो कि अनकंट्रोल्ड है। आपके अंदर जो जानने की जो इच्छा होती है कि ये कैसे हुआ है, वो जानने की इच्छा साइंटिफिक प्रोग्रेस जैसे जैसे होता जाता है तो वो बेसिस है साइंटिफिक प्रोग्रेस का। और जो करेजियस, जो आप एंडेवर करते हैं, मतलब जो एफर्ट्स डालते हैं, जो अटेम्प्ट्स करते हैं, एंडेवर यानी कि टू स्ट्राइव हार्ड, मेहनत करना, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपने जो अटेम्प्ट्स आप किसी फील्ड में करते हैं उसको एंडेवर बोलते हैं। सो जो क्यूरियोसिटी है वो अनब्राइडल्ड है और जो एंडेवर है वो भी बहुत करेजियस है। The truly religious spirit cavils at such presumption that man's mind can penetrate the mysteries of the universe। The truly religious spirit, जो truly religious spirit है वो कैवल करती है किस पे, presumption पे कि मैन का जो माइंड है वो पेनिट्रेट कर सकता है मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स को। यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज है उनको पेनिट्रेट कर सकता है मैन का माइंड। ऐसा रिलीजियस स्पिरिट जो है वो केवल करती है। रिलीजियस स्पिरिट केवल करती है का मतलब है टू मेक अननेसेसरी कंप्लेंट्स अबाउट समथिंग। तो रिलीजियस स्पिरिट जो है, जो रिलीजन में बिलीव करती है, वो कंप्लेन करती है, क्विबल करती है ऐसे प्रिजम्पशन पे कि मैन का माइंड पेनिट्रेट कर सकता है यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि जान सकते हैं, एक्सेस गेन कर सकते हैं। पेनिट्रेट का मतलब ये भी होता है कि फोर्सिबली किसी चीज़ को पार कर जाना, तो उसको भी बोला जाता है। यहाँ पे जो मीनिंग है उसका मतलब है टू गेन एक्सेस टू द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो रिलीजियस स्पिरिट इसमें बिलीव नहीं करेगी, रिलीजियस स्पिरिट उसकी कंप्लेन ही करेगी। साइंस प्रमोट करता है फियरलेस इंक्वायरी, वाइल एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रिलीजन इज। तो साइंस क्या कर रहा है, फियरलेसली आप इंक्वायर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि साइंस प्रूफ्स के साथ ही बात करता है। तो जितना भी साइंस में तरक्की होती है, जितना भी कुछ डेवलपमेंट होती है, चीज़ें बढ़ती हैं, प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट भी नहीं प्रोग्रेस होती है साइंस में, तो वो उसी हिसाब से हो रही है क्योंकि उसके पीछे एविडेंस है, प्रूफ है, और उसके बाद आगे की बात की जाती है। तो साइंस जो है वो फियरलेस इंक्वायरी करिए आप किसी के बारे में भी, किसी चीज़ के बारे में भी, उसको प्रमोट करता है। While an essential ingredient of religion is the humility born out of fear of God। religion का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, गॉड के फियर से, जो आप गलत काम नहीं करते हैं, आप कोई डिसीजन गलत नहीं लेते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, आपका जो नेचर है वो बहुत हम्बल रहते हैं आप।
तो अगर आप हम्बल रह रहे हैं, वो अगर आप गॉड के फियर से हम्बल रह रहे हैं तो वो ही रिलीजन का मेन इंग्रेडिएंट है। और साइंस प्रूफ की बात करता है। साइंस इनकॉर्पोरेट्स अ लव ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज वाइल रिलीजन डज नॉट बिलीव इन द रैशनल अप्रोच। तो साइंस जो है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे बिलीव करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, और रिलीजन बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है रैशनल अप्रोच पे। रिलीजन में कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई भी रीजनिंग नहीं होती है, वो बिलीव ही नहीं करता रैशनल अप्रोच पे, राइट। सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन जिस पे हम बात करने वाले थे आज के वीडियो में। मैंने अपनी तरफ से कॉम्प्रिहेंशन आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है। जब हम ओवरव्यू ले रहे थे तो शायद इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा कॉम्प्रिहेंशन, बट जब आई होप कि जब हमने वो कैप डिस्कस की और एक एक स्टेटमेंट पे बारीकी से बात की है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके के स्टेटमेंट्स में क्या बोला गया है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था, वेट अ सेकेंड, ये एक्सप्लेनेशन पे बात हो रही थी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेस्ड है इसी कॉम्प्रिहेंशन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द रिलीजियस स्पिरिट अज्यूम्स दैट ह्यूमन माइंड कैन पेनिट्रेट द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। हमने ये किसके बारे में पढ़ा है? मैंने आपको कॉम्प्रिहेंड करने से पहले ये बात बोली थी कि क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ रिलीजन और साइंस को अदला बदली कर दी गई है और क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। तो जब आप एक ओवरव्यू लेंगे तो आप साइंस और रिलीजन पे आपको ये भी लाइन दिखेगी, पेनिट्रेट द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, अभी अभी पढ़ी थी हमने। मेटाफिजिकल पाथ भी दिखेगा आपको, वो भी हमने अभी अभी देखा था कॉम्प्रिहेंड करते वक्त। इट बिलीव्स इन द ह्यूमिलिटी बॉर्न आउट ऑफ फियर ऑफ गॉड, ये भी देखा था। तो अगर आप ये भूल जाएं और आप ये पढ़ें तो ह्यूमिलिटी वर्ड था, मेटाफिजिकल पाथ था, बिलीव्स इन अल्टीमेट रियलिटी था और ये भी था। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ही है। अगर आप देखें तो ये रिलीजियस स्पिरिट अज्यूम करती है कि ह्यूमन माइंड कैन पेनिट्रेट कर सकता है मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, या फिर साइंस बात करती है? सो साइंस बात करती है, रिलीजियस स्पिरिट तो केवल कर रही थी। साइंस फॉलोज द मेटाफिजिकल पाथ, तो मेटाफिजिकल पाथ कौन फॉलो कर रहा था उसको ध्यान रखिएगा। साइंस बिलीव्स इन द ह्यूमिलिटी बॉर्न आउट ऑफ फियर ऑफ गॉड, गॉड का फियर कहाँ पे था? साइंस में था या रिलीजन में था? रिलीजन में था। इसी तरीके से जो लास्ट है, रिलीजन बिलीव्स इन अल्टीमेट रियलिटी, तो रिलीजन किस में बिलीव करता है? अल्टीमेट रियलिटी में। ये स्टेटमेंट भी पैसेज में मेंशन था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप वापस जाएं पैसेज पे, एक बार देखें कि रिलीजियस स्पिरिट क्या अज्यूम करती है। ये देखिए, इधर दिखा देती हूँ मैं आपको। सी, रिलीजन फॉलोज द मेटाफिजिकल पाथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइंस फॉलोज द मेटाफिजिकल पाथ, तो ये रॉन्ग हो जाता है, राइट। ये वाला तो आपको याद होगा, साइंस बिलीव्स इन द ह्यूमिलिटी बॉर्न आउट ऑफ फियर ऑफ गॉड, गॉड वाला रिलीजन से ही कनेक्ट करते हैं हम। रिलीजियस स्पिरिट अज्यूम करते हैं कि ह्यूमन माइंड पेनिट्रेट कर सकता है मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स पे। यहाँ पर आ जाइए, मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। सो वी रेड इट समवेयर, या हियर, ये तो रिलीजियस स्पिरिट केवल करती है, कंप्लेन करती है इस बात के, इस प्रिजम्पशन पे कि मैन का जो माइंड है वो पेनिट्रेट कर सकता है यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए है बस। तो रिलीजियस स्पिरिट अज्यूम नहीं करती है, केवल करती है। तो अगर आपको वोकैबुलरी का अच्छा से नॉलेज है, आप जान पा रहे हैं और एनालाइज कर पा रहे हैं, तो जो आंसर करेक्ट होगा वो ये वाला होगा। रिलीजन जो है वो अल्टीमेट रियलिटी में बिलीव करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रोवाइड मटेरियल कंफर्ट्स टू पीपल इन केस ऑफ साइंस। तो कौन से ऐसे रीजन है पैसेज के अकॉर्डिंग जो कि इन केस ऑफ साइंस लोगों को मटेरियल कंफर्ट देते हैं। तो अभी हमने ये चीज़ रीड भी की थी कि मटेरियल कंफर्ट्स लोगों को मिलते हैं। अब वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से मटेरियल कंफर्ट मिल रहा है? टैंजिबल, इसको टैंजिबल कर लीजिएगा, टैंजिबल प्रूफ्स ऑफ द थ्योरीज ऑफ साइंस। तो साइंस के जो टैंजिबल प्रूफ्स है, आई टोल्ड यू, टैंजिबल का मतलब है जो चीज़ रियल है, इमेजिनरी नहीं है। तो जो रियल प्रूफ्स है, जो एग्जैक्टली जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनका एविडेंस है, उसकी वजह से ऐसा लगता है और प्रोवाइड कर पाता है साइंस मटेरियल कंफर्ट्स। मटेरियलिस्टिक थिंकिंग बीइंग कल्टिवेटेड बाय साइंस,
प्रमोशन ऑफ फियरलेस इंक्वायरी बाय साइंस, उसकी वजह से ऐसा आपको लगता है, ये रीजन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज की जिसकी वजह से मटेरियल कंफर्ट मिलता है, या फिर द सब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस। तो अगर आप पैसेज को दोबारा से रीड करेंगे तो जितने भी टैंजिबल प्रूफ्स हैं उसकी वजह से थ्योरीज ऑफ साइंस, थ्योरी के लिए टैंजिबल प्रूफ की ज़रूरत होती है, एविडेंस की ज़रूरत होती है, और वो उसी पे साइंस काम करता है। उसी की वजह से आपको मटेरियल कंफर्ट्स भी मिल पाते हैं, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक प्रूफ आता है और उसके बाद आप उस पर आगे बढ़ पाते हैं। सो दीज आर द आंसर्स, ये तो आंसर्स हैं इस पैसेज के। और इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर, जिसमें हमने ऑफ एंड ऑन और ये सब कुछ डिस्कस किया था। सो आज का जो वीडियो था इट वाज बेस्ड ऑन दिस ओनली, कि आप कॉम्प्रिहेंड करते वक्त किन चीज़ों को याद रखेंगे, और आप क्वेश्चंस का भी एक ओवरव्यू पहले ही ले लीजिए। आप देख लीजिए कि इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस आए हैं या 4 क्वेश्चंस आए हैं। समटाइम्स देर आर 3 to 4 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एटलीस्ट आपको पैसेज पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सो दैट अकॉर्डिंगली आप पैसेज को रीड करें, क्योंकि आपका अल्टीमेट जो गोल है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ना कि पैसेज को रीड करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके और उस टाइम पर, एग्जाम टाइम पर नॉलेज को बढ़ाना। उस टाइम पर मेन फोकस क्या रहता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके एक सही आंसर पे पहुंचना। यहाँ पे हम अपनी नॉलेज बढ़ा रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम है और हम स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। वहाँ पे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और जितनी जल्दी हो सके आंसर पे पहुँचना है। तो आंसर पे पहुँचने के लिए एक रीडिंग का जो फ्लो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। हम धीमे धीमे करके रीड नहीं करते हैं, हम एक एक वोकैबुलरी पे रुक रुक कर इतनी बात नहीं करते हैं, फटाफट से रीड करते हैं, सोचते नहीं है, फटाफट रीड करके क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि वो क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 उसके ऑप्शंस देखिए, ऊपर चले जाइए वापस से पैसेज पे, एंड देन रीड द पैसेज अगेन केयरफुली, एक बार में। ट्राई टू रीड इट वंस, बस एक बार पढ़िए और उसके बाद में खत्म हो जाए। आपको बार बार पैसेज को रिव्यू ना करना पड़े, जा करके देखना ना पड़े कि इस पैसेज में ये क्या था वो क्या था। यस, कहीं पर आपको चेक करने की जरूरत पड़े तो डेफिनेटली गो अहेड, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब आप पैसेज रीड कर रहे हैं तो आप पूरा अच्छे से रीड करके और उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बट पहले नहीं, पहले एक ओवरव्यू जरूर ले लें। सो दिस वॉज द कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बात करेंगे कि किस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दिस वाज अबाउट कि क्या आप प्लान कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं और किस तरीके से आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि पॉजिटिवली आप मार्क्स उतने गेन कर पाएं और नेगेटिव मार्किंग आपकी ना हो, ताकि आपके क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व होकर आप उनको अटेम्प्ट करें, अच्छे से अटेम्प्ट करें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ बात करेंगे जिससे आपका इंग्लिश की वोकैबुलरी और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और ईजी होगा। थैंक यू एवरीवन।